Hello everyone, welcome to Positive Approach Academy. My name is प्रियंका एंड आपकी आज साइकोलॉजी की क्लास है. वेरी गुड मॉर्निंग. चैप्टर हम कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो काफ़ी 2-3 दिन के बाद क्लास लग रही है. आई थिंक 4 डेज के बाद. वेंसडे को लास्ट क्लास थी इसकी. तो भूल तो नहीं गए वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, क्योंकि आज एमसीक्यू क्लास है और हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. याद है सब कुछ? ओके. थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम पहले जो हमने पढ़ा था, देन हम एमसीक्यूज पे चलेंगे. थोड़ा सा टॉपिक भी बचता है, याद होगा आपको, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. कल संडे था तो सबने रिवीजन किया, पढ़ा पूरी वीक जो हमने पढ़ा हुआ था, सब कुछ पढ़ा. संडे रखा करो रिवीजन के लिए, है ना. जो पूरे वीक हमने चीजें पढ़ी हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है ताकि वो और पक्की हो जाए और आप भूलें नहीं उनको. फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सबसे पहले तो थोड़ी सी मैंने जैसे कि कहा हम थ्योरी ही डिस्कस करेंगे जो हमने की हुई है ऑलरेडी. फादर्स हमने कुछ किए थे यहाँ से मतलब एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, पहले भी मैंने आपको बताया है. फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुड. फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जीन पियाजे. इसी के साथ साथ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के भी फादर हैं. एजुकेशनल साइकोलॉजी आपका ईएल थॉर्नडाइक. स्टडी ऑफ माइंड साइकोलॉजी को कहा विलियम जेम्स ने. स्टडी ऑफ सोल कहा एरिस्टोटल एंड रडोल्फ ने. स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा जेबी वॉटसन ने. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने मेजर डिफरेंसेस किए थे. ग्रोथ याद रखना है आपने, क्वांटिटेटिव चेंज है, इसको मेजर किया जा सकता है. डेवलपमेंट आपका क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों ही चेंजेस आएंगे. क्वालिटेटिव में आपका इमोशनल एस्पेक्ट, इसका सोशल, पर्सनैलिटी, कॉग्निटिव, मॉरल, ये आएगा. और मेजरली ये होता भी क्वालिटेटिव ही चेंज है. नेक्स्ट ये डेफिनेशंस आपने पढ़ लेनी है अच्छे से, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन. डेवलपमेंट के कैरेक्टर हमने किए थे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ रहता है, सिस्टमैटिक होता है, एक ऑर्डर में आपकी डेवलपमेंट चलती है ना. कभी भी रैंडम चीजें नहीं हो सकती हैं डेवलपमेंट में. मल्टी डायरेक्शनल या मल्टी डायमेंशनल हम कहेंगे. प्रोग्रेसिव होती है, कॉन्टिन्यूअस, नॉन रिवर्सिबल, प्रिडिक्टेबल होती है और आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेजर डिफरेंसेस जरूर याद करने हैं, ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछा है. वैसे इन कैरेक्टर से भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, तो अच्छे से कर लेना है इसको भी आपने. ये डिफरेंस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में मेनली फिजिकल, मॉरल, इमोशनल, आपका सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारे आ जाएंगे. यहाँ पे देखो PYQ क्या क्या बने थे. एक तो ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है. दूसरा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लॉजिक के लिए कौन सा ब्रेन का हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सा ब्रेन का हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है, और आपका क्रिएटिविटी के लिए कौन सा हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा गया है. ये चीज़ें याद रखनी है. और यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा पार्टिसिपेट करता है सोसाइटी में, और एडोलेसेंस में वो एक्टिव मेंबर बन जाता है सोसाइटी का. ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने की थी. सबसे पहला प्री नेटल, जब बच्चा मदर के वोम्ब में है, और 40 वीक, 9 मंथ, 230 से 240 डेज तक का टाइम पीरियड रहता है, पूछा जा सकता है टाइम पीरियड. इन्फेंसी, जिसको टॉडलर स्टेज भी बोलते हैं, टॉय एज भी बोलते हैं, टाइम पीरियड याद रखना है 0 से 2 साल. फास्टेस्ट मोटर डेवलपमेंट हम कहेंगे इस स्टेज में देखी गई है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वो बिल्कुल ही मूवमेंट उसमें लेस होती है. जैसे ही वो 2 साल का होने लगता है तो वो चलना भी सीख रहा होता है, बोलना भी सीखने लग जाता है, उसके हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तभी कहा गया है कि यहाँ पे फास्टेस्ट मोटर डेवलपमेंट है. अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, प्ले एज, प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, क्वेश्चनिंग एज, 3 से 6 साल का बच्चा आपका अर्ली चाइल्डहुड में आता है. लेटर चाइल्डहुड में 7 से 12 साल का बच्चा, स्कूल एज, गैंग एज. और रॉस के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनमें स्यूडो मैच्योरिटी देखी गई है. तो ये पॉइंट भी याद रखना है. देन नेक्स्ट हम बात करेंगे, लास्ट स्टेज जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज एडोलेसेंस. एडोलेसेंस की बात करें 13 से 18 या 19 साल का, मेनली टीन एजर्स जो रहते हैं वो इसी एज स्टेज में आते हैं. टीन एज बोला जाता है, प्रॉब्लम एज, ट्रांजिशन एज. और WHO ने एडोलेसेंस की जो एज है वो बताई है 10 से 19 ईयर्स. स्टैनले हॉल ने इस स्टेज को पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी कहा है, तो ये भी याद रखना है.
डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बीच में रिलेशन आपको पता है इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। डेवलपमेंट आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, ये भी याद रखना, और किसने कहा है ये भी याद रखना है। तो ये चीज कही है वुडवर्थ ने। किसने कही है? वुडवर्थ ने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगेन, ये भी तो याद रखना है। नेक्स्ट हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट किए। पहला प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूस चलती है, लाइफ लॉन्ग चलती है, लेकिन एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट इज अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ आपकी डेवलपमेंट होगी बॉडी में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल, डायरेक्शन में सिफेलोकाउडल प्रॉक्सिमो डिस्टल आ जाएगा, जिसमें एग्जाम्पल याद रखना, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल, इंटर रिलेशन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे भी लिखा गया है, वुडवर्थ ने कहा है ये। यूनिफॉर्म पैटर्न यूनिवर्सल होती है, स्पाइरल वर्सेस लीनियर में देखा जाए तो डेवलपमेंट आपकी स्पाइरल होती है, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो स्पाइरल होती है इन नेचर, तो ये भी याद रखना है। अब आएंगे मेन टॉपिक पर जो हम आज डिस्कस करेंगे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी मैंने आपको बताया था, वो सारे कैरेक्टर, वो सारी क्वालिटीज जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली हैं, है ना, ऑल द क्वालिटीज दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जैसे आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, बॉडी हाइट हो गया, और एनवायरनमेंट रहता है आपका सराउंडिंग, जहां भी आप पल पल बढ़ रहे हो वहां पे कैसी एनवायरनमेंट है, क्या माहौल है, कितनी ज्यादा फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, कैसे स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, कैसे आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, नेबर कैसा है, वो सारी चीजें एनवायरनमेंट में आएंगी, और ये भी आपकी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। और हेरिडिटी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को लिमिट भी सेट कर देती है, कि यहीं तक जो है डेवलपमेंट होगी, एक लिमिट सेट कर देती है। जैसे बॉडी हाइट, इसका सबसे इम्पोर्टेंट या कॉमन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हेरिडिटी और डेवलपमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हेरिडिटी को बोला गया है स्टैटिक फैक्टर। जो हेरिडिटी है ये आपका स्टैटिक फैक्टर कहलाता है, स्टैटिक फैक्टर। और वहीं अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, ये आपका डायनेमिक फैक्टर कहलाता है। एनवायरनमेंट कैसा है? डायनेमिक फैक्टर है। स्टैटिक फैक्टर होता है ऐसा फैक्टर जिसमें कोई चेंज आप नहीं ला सकते हो, एक बार जो चीज मिल गई वो वैसी ही रहेगी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लोग करवा लेते हैं, जैसे आई कलर आपको पेरेंट से मिलता है लेकिन लोग उसको भी चेंज कर सकते हैं आज की डेट में। और इन्वायरमेंट होता है डायनेमिक, जो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि कैसे फैक्टर हैं ये, तो ये दोनों ही आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसका मतलब है स्टैटिक का फिक्स्ड, एंड एनवायरनमेंट आपकी डायनेमिक रहती है जो कि चेंज होती रहती है। इनको एक और टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, हेरिडिटी को नेचर कहा गया है, एंड एनवायरनमेंट को नर्चर कहा गया है, नेचर एंड नर्चर, ठीक है। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, पूछा जा सकता है। यहाँ से डेवलपमेंट चैप्टर से एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, क्रोमोसोम से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेल और फीमेल की बात करेंगे। इनके जर्म सेल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। जर्म सेल्स की मैं बात कर रही हूँ, उनमें फ्यूजन होता है। जैसे मेल में जर्म सेल हम कहेंगे स्पर्म्स होते हैं, और फीमेल में आपका एग होता है। तो उनकी फ्यूजन पे क्या होगा? आपका जाइगोट फॉर्मेशन होती है। जाइगोट फॉर्मेशन जब होती है तो एक सेल में मेनली 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, इसको याद रखना है आपने। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर में बात करें तो 23, और नंबर में अगर हम बात करेंगे तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में होते हैं पर सेल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको नंबर में आप पूछा जाए देन 46, अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 पेयर्स आप कहेंगे। यहीं से एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
ट्विन्स पे भी आया था, सभी ने देखे होंगे ट्विन्स, ट्विन बेबीज। एक तो होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम जैसी शक्लें लेकर वो पैदा होते हैं। दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल, जो पैदा तो एक साथ ही हुए हैं लेकिन उनकी शक्लें और जेंडर हम कहें वो अलग भी हो सकता है और जेंडर सेम भी हो सकता है। तो जो आइडेंटिकल ट्विन है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका है एक दूसरे के, बिल्कुल सेम दिखते हैं, वो उनको कहा जाता है मोनोजाइगोटिक। मतलब वो एक ही जाइगोट से बने होते हैं। जैसे ये जो जाइगोट यहाँ पे लिखा गया है इसी की बात हो रही है, मतलब एक ही जाइगोट से दो बेबीज बन रहे हैं, तो वो आपके आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। इसके इसमें जो चांस रहते हैं, या तो बॉय बॉय ही होगा, दोनों बॉय होंगे, या दोनों गर्ल होंगे, गर्ल चाइल्ड होंगे, ठीक है। फ्रेटर्नल ट्विन की बात करें तो ये डायजाइगोटिक होता है, मतलब दो जाइगोट बन जाते हैं, ठीक है। दो जाइगोट होंगे और डिफरेंट जाइगोट से डिफरेंट बेबी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर एक बॉय और एक गर्ल रहेगा। फ्रेटर्नल हमेशा ऐसे ही मिलेंगे आपको, एक तो शक्लें उनकी अलग होगी, जेंडर भी अलग होगा। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना है आपने, ठीक है। तो देख लो एक बार, यहीं पे आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इस पेज को अच्छे से पढ़ लो, फिर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। स्टैटिक फैक्टर, डायनेमिक फैक्टर याद रखना है। देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर भी याद रखना है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं पर सेल। ट्विंस की हम बात करें, आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल रहते हैं, एक मोनोजाइगोटिक, एक डाइजाइगोटिक। चलें फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बोथ आर नेचुरल प्रोसेसेस, growth is natural while development needs external intervention. If growth is satisfactory, development follows. Both the processes go together without any external intervention. कौन सा आंसर होगा? आराम से पढ़ो और फिर आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है दोनों के दोनों नेचुरल प्रोसेसेस हैं, बिल्कुल ठीक है, नेचुरल है ना, आर्टिफिशियल तो नहीं है कि हम करवा रहे हैं। सेकंड है, ग्रोथ इज नेचुरल वाइल डेवलपमेंट नीड एक्सटर्नल इंटरवेंशन। इसमें कहा है ठीक है, ग्रोथ तो नेचुरल है लेकिन डेवलपमेंट नेचुरल नेचुरल तो होगी वो भी, लेकिन उसको एक्सटर्नल इंटरवेंशन की नीड है, मतलब एक्सटर्नल उसको कुछ करना पड़ेगा, एक्सटर्नली हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, है ना। थर्ड है कि ग्रोथ इज सेटिस्फैक्टरी, डेवलपमेंट फॉलोज। इसमें कहा गया कि अगर ग्रोथ अच्छी हो रही है किसी की तभी डेवलपमेंट होगी आगे चल के, अदरवाइज नहीं, पर ऐसा भी नहीं होता है ना। देन नेक्स्ट है, बोथ द प्रोसेसेस गो टुगेदर विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। एक्सटर्नल इंटरवेंशन की भी नीड है, पूरी तरह इंटरनली थोड़ी हो रहा है सब कुछ, जो भी आपकी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है कहीं ना कहीं बाहर से भी हेल्प मिलती है, सोशल डेवलपमेंट हो रही है बाहर से भी हेल्प मिलती है, तो ये एक्सटर्नल भी रहते हैं दोनों प्रोसेसेस और इंटरनल भी रहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन वन, कि दोनों की दोनों नेचुरल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन। तो यहाँ पे प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है प्रिंसिपल से। पहला है, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। दूसरा है, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज प्रिडिक्टेबल। रॉन्ग बताना है हमें। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन टू, डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस। ये गलत ये बिल्कुल गलत है ना, ऐसा नहीं होता है, कभी भी आपकी डेवलपमेंट रैंडम नहीं होगी, है ना, रैंडम नहीं होगी, ठीक है। ऑर्डरली प्रोसेस होती है और एक सीक्वेंस में चलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज इन चाइल्ड। मॉरल वैल्यूज की डेवलपमेंट अगर हमें चाइल्ड में करवानी है तो इनमें से क्या बेस्ट रहेगा उसके लिए? प्रेयर असेंबली,
प्रॉपर सोशलाइजेशन, इंटेलेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर राइट। मॉरल होते हैं आपके राइट और रॉन्ग, जो चीजें हैं उनकी पहचान बच्चों में होना, वही होता है ना मॉरल। तो मॉरल किससे आएंगे बच्चों में इसमें से? यस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हाट डज डेवलपमेंट इम्प्लाई? डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरेंट राइट्स, क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज, इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड लेंथ। यस, क्वालिटेटिव चेंज है ना, हमने अभी डिस्कस किया था। और अगर दोनों ही ऑप्शन में होता, एक ही ऑप्शन में होता क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो वो भी करेक्ट होता आपका आंसर। नेक्स्ट है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलेसेंस? ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, प्रॉब्लम एज, स्टेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म, स्मार्ट एज। एडोलेसेंस के नेम बताए गए हैं, आपने बताना है कौन सा नहीं है। ये नॉट वाले क्वेश्चन जितने भी रहते हैं एग्जाम में भी अच्छे से पढ़ने हैं आपने, ठीक है। स्मार्ट एज, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक। स्मार्ट एज हमने नहीं पढ़ा है एडोलेसेंस को, है ना। नेक्स्ट है, सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास एंड बॉटल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। दिस एग्जाम्पल indicates that development is unidimensional, direction of development is cephalocaudal, direction of development is proximodistal, direction follows a random pattern. तो कौन सी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रही है इसमें? सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास एंड बॉटल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन। इसका मतलब है कि सना कोई लड़की है, वो पहले ग्लास या फिर हम कहें एक बॉटल को होल्ड करना सीख रही है, बजाय आपके पेन या पेंसिल के, ठीक है। तो बताओ कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट? कहाँ से कहाँ को जा रही है डेवलपमेंट? सेंटर टू पेरिफेरी जा रही है ना। बाजू और हाथ का यूज वो पहले कर रही है, फिर वो अपनी फिंगर्स का यूज कर रही है। ऑप्शन सी या थ्री हम कहेंगे, डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमो डिस्टल, सेंटर टू पेरिफेरी जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट है, मैच्योरेशन इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, एक्सपेरियंशियल प्रोसेस, सोशलाइजेशन प्रोसेस, एडजस्टमेंट प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है मैच्योरेशन? यस, ये भी एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट। डेवलपमेंटल प्रोसेस है। मैच्योरेशन क्या होता है? देखो, मैच्योरेशन जब तक नहीं होगी, डेवलपमेंट भी अच्छे से प्रोसीड नहीं होगी। हमने पढ़ा है क्लास में कि जब तक आपके जो बेबीज हैं उनमें लेग मसल या लेग्स उनकी अच्छे से डेवलप नहीं हो रही है, वो चलना नहीं सीखेंगे। जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी बॉडी में, वो चलेंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी को भी डेवलपमेंटल प्रोसेस ही कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट? जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, वो अलग अलग टाइम पे डेवलप होते हैं, अलग अलग रेट होता है उनका डेवलपमेंट का। तो कहाँ से किस ऑप्शन से आपको ये पता चल रहा है? डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, यूनिडायरेक्शनल, डिसकॉन्टिन्यूअस, प्रॉक्सिमो डिस्टल एंड सिफेलोकाउडल। इस क्वेश्चन में देखो, कहीं ना कहीं सीक्वेंस की बात की जा रही है, एक पैटर्न की बात की जा रही है कि अच्छा ये वाली चीज पहले डेवलप होगी, फिर दूसरी डेवलप होगी। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक कहा आपने, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल एंड सिफेलोकाउडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा नहीं है? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, डायरेक्शनल, इरिवर्सिबल, यूनिवर्सल। अब क्वेश्चन अगेन नॉट लगा है, तो ध्यान से पढ़ लेना है। ध्यान से पढ़ लो, सी ऑप्शन कर रहे हो आप, डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल। ये तो ठीक है, डेवलपमेंट तो रिवर्सिबल कभी भी नहीं होगी, इन्होंने तो ठीक ही कहा है, इरिवर्सिबल है।
लेकिन यहाँ प्रिंसिपल की बात हो रही है ना, और हमने ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं पढ़ा है, तो हम ऑप्शन सी पे जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे ठीक कही गई है कि डेवलपमेंट जो है आपका इरिवर्सिबल है। अब आंसर बी कर दिया आपने, क्यों चेंज किया? डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल, ये तो आपका ठीक है, सिफेलोकाउडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल आएगा। ऑप्शन सी इसलिए किया हमने क्योंकि प्रिंसिपल हमने ऐसा नहीं पढ़ा है, कुछ कैरेक्टर्स में पढ़ा था हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। देखो डेवलपमेंट रिवर्सिबल तो कभी भी नहीं होती है ना, ये चीज भी हमने अच्छे से पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? हेरिडिटी, एनवायरमेंट, कल्चर, न्यूट्रिशन। अब देखो सारे के सारे ऑप्शन आपको लगभग ठीक लग रहे होंगे, तो यहाँ पे ऑड वन आउट करना है, जो सबसे ज्यादा ऑड लगे उस पे टिक करना है आपने। क्या आंसर होगा अब? हेरिडिटी, एनवायरमेंट, कल्चर, न्यूट्रिशन। नॉट अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस, कल्चर को हम निकाल देंगे यहाँ से। ऐसे तो कल्चर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट करता ही है, लेकिन यहाँ से हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था, तो हमने कल्चर पे टिक किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड। फिजिकल डेवलपमेंट की स्टेज इनमें से कौन सी नहीं है? आपको पता है फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा ग्रोथ, और हमने पढ़ा है कि ग्रोथ होती है लिमिटेड, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ग्रोथ होगी बॉडी में, उसके बाद नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? सोचो। यस, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में आपकी हाइट तो नहीं बढ़ेगी, कि बढ़ रहे हो अभी तक आप? बिल्कुल नहीं, है ना? एडोलेसेंस बोल रहे हो, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है इसका आंसर, एडल्टहुड। गलत आंसर किया आपने। एडोलेसेंस कैसे कर रहे हो ऑप्शन सी, और फिर सबने सी किया हुआ है, क्यों किया आपने सी? टीनेजर्स में ग्रोथ नहीं देखी है आपने? हाइट तो बढ़ती रहती है, थोड़ी बहुत ही स्लो हो जाती है हाइट बढ़ना, लेकिन कहीं ना कहीं मास, हाइट, ये सब तो बढ़ ही रहा है हल्का हल्का। एडल्टहुड में कंप्लीटली बंद हो जाती है फिजिकल ग्रोथ, स्टॉप हो जाएगी। क्लियर क्वेश्चन, याद रखना है, इजी क्वेश्चन था, गलत नहीं करने हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट है, विच इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? सिंपल है, सीक्वेंसेस पूछी गई है, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस और डायरेक्शन एक ही बात है। सिफेलोकाउडल सीक्वेंस, प्रॉक्सिमोडिस्टल, बोथ, नन। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी बोथ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल स्टेज? प्रीनेटल, पोस्टनेटल, एडोलेसेंस, फ्यूजन। नॉट बोला गया है, नॉट अ डेवलपमेंटल स्टेज। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी एक आंसर आ चुका है, और बिल्कुल ठीक है। प्रीनेटल हमने पढ़ा है, पोस्टनेटल हो गया आफ्टर बर्थ, जब बच्चे का बर्थ हो चुका है। एडोलेसेंस तो आपको पता ही है, टीनेजर। फ्यूजन हमने कुछ नहीं पढ़ा है ना। नेक्स्ट है, द पीरियड हु इज कॉल्ड इन ट्रू सेंस द ट्रांसलेशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज? एडोलेसेंस, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडल्टहुड। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर किया बिल्कुल गलत है, डी भी गलत है, बी भी गलत है। एक बार फिर से अच्छे से पढ़ो, गलत किया है आपने आंसर। द पीरियड हु इज कॉल्ड इन ट्रू सेंस द ट्रांसलेशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच में कौन सी स्टेज आती है? बताओ कौन सी स्टेज आती है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में? और मैंने लिखवाया भी है क्लास में नोट्स में कि दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल पीरियड। हिंट भी क्वेश्चन में ही मिली हुई है, और ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, एडोलेसेंस, दैट इज 13 से 19 साल का बच्चा, टीनेजर। गलत कर रहे हो आंसर आप। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, आराम से पढ़ो, सारी ऑप्शंस अच्छे से पढ़नी है। द पीरियड हु इज कॉल्ड इन ट्रू सेंस द ट्रांसलेशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। करेक्ट आंसर इज एडोलेसेंस। नेक्स्ट है, द इन्फेंसी पीरियड स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर। चलो आपने बताना है डायरेक्ट इन्फेंसी का टाइम पीरियड कौन सा होगा। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि इन्फेंसी का टाइम पीरियड बताओ, एडल्ट, एडल्ट तो नहीं कहेंगे, एडोलेसेंस का बताओ, चाइल्डहुड, अर्ली, लेट। क्वेश्चन आता है बर्थ टू 2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स, है ना?
बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है चाइल्डहुड का, कब से कब तक होता है चाइल्डहुड? पूरा चाइल्डहुड पूछा है, अर्ली प्लस लेट दोनों को मिला के बताओ, क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया कि अर्ली बोलो आप या फिर लेट बोलो। 3 से 12 बिल्कुल ठीक आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्री चाइल्डहुड पीरियड। प्री चाइल्डहुड का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड। बताओ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 या हम 7 से 12 भी कहेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है आपने। पीरियड ऑफ अडोलेसेंस स्टार्ट फ्रॉम 13 से 19 बिल्कुल ठीक आंसर है आपके, ऑप्शन ए। और WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ग्रोथ बेस्ट। बिल्कुल सही आंसर है आपका, 10 से 19 साल WHO के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ग्रोथ बेस्ट, इनमें से बताना है। क्वालिटेटिव चेंज इन बॉडी, क्वांटिटेटिव, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंडिंग ओनली एट डेथ, मेंटल मेच्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। क्वांटिटेटिव चेंज है ना, मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिफेलोकाउडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मींस दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, कब कहाँ से किस साइड को होती है डायरेक्शन सिफेलोकाउडल में? सेंटर ऑफ बॉडी टू द एक्सट्रीमिटीज, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हेड टू टो, स्पेसिफिक टू जनरल। सिफेलोकाउडल, सिफेलो का मतलब होता है हेड, सिफेल जो वर्ड है वो हेड है, तो हेड टू टो चलेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है अनमोल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज ऑफन रेफर टू एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, कौन सी स्टेज को बोला गया है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड। यस, अडल्टहुड। और किसने कहा है ये चीज, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसने कहा है कि एडोलेसेंस होता है? स्टैनली हॉल, बिल्कुल ठीक आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी आपका। हाँ जी, स्टैनली। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, प्रोडक्ट किस चीज का है? कल्चर और सोसाइटी का, हेरिडिटी एनवायरनमेंट का, स्कूल एंड टीचर का, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स का। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और किसने कहा है कि ये प्रोडक्ट है, वो भी बता दो साथ के साथ। बिल्कुल सही जवाब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी, वुडवर्थ। नेक्स्ट है प्रोक्सिमो डिस्टल ट्रेंड इन डेवलपमेंट रेफर्स टू, movement from head downward, movement from the center of body outward, movement from the feet upward, development of cognitive skill before motor skill। और बिल्कुल सही आंसर आपका आ चुका है, सेंट्रल टू पेरिफेरी चलता है तो मूवमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी आउटवर्ड, बाहर अंदर से बाहर की ओर चलेगी। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद फिजिकल ग्रोथ, सोशल स्किल, मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग एंड रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी। मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग एंड रीजनिंग, सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है एट विच स्टेज डज अ चाइल्ड बिगिन टू डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया आने वाले चैप्टर का, बट अगर आता है तो आप आंसर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट परमानेंस की अगर हम बात करें तो ये आपके जीन प्याजे ने दी हुई है ये टर्म अपने थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ऑब्जेक्ट परमानेंस बिगिन हो जाती है डेवलप करना इन द सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल में नहीं होगी। अभी आप इतना ही याद रखो, मैं इसको डिटेल में वैसे भी आगे करवाऊंगी, हम करेंगे इसको जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, बाद में समझाऊंगे अच्छे से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल, कौन सी है? रनिंग, जंपिंग, राइटिंग विद अ पेंसिल, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। फाइन मोटर स्किल का एग्जांपल, राइटिंग विद पेंसिल है ना, फाइन मोटर स्किल, फिंगर का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो ये फाइन मोटर स्किल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। और बाकी जो बच गई ऑप्शन ये आपकी ग्रॉस मोटर स्किल है। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड फिट्स न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमास इज कॉल्ड, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, एडेप्टेशन। देखो ये भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दो,
बाद में करेंगे हम। पहले इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको। द प्रोसेस बाय व्हिच अ चाइल्ड फिट्स न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एक्जिस्टिंग मेंटल स्कीमास, तो ये है एसिमिलेशन, ऑप्शन सी। आंसर वैसे कर दिया है आपने, तो एसिमिलेशन आंसर है इसका। आगे आने वाले चैप्टर में मैं डिटेल में करवाऊंगी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉज्ड बाय only genetic factor, only environmental factor, both unique genetic makeup and environmental experiences, neither genetics nor environment। यस, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन सी। तो इसका मतलब है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है, क्योंकि रिस्पॉन्स आप सबका अच्छा है। काफी क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं, बस एक जगह आप गड़बड़ कर रहे हो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने में, क्योंकि ऑप्शंस आप एक दो क्वेश्चन मैंने देखा आपने गलत आंसर किया जो कि इजी थे। क्वेश्चन आपने एग्जाम में ध्यान रखना है कि अच्छे से पढ़ने हैं क्वेश्चन, ठीक है, नॉट वाले स्पेशली, क्योंकि वहां पे ज्यादा मिस्टेक होने की चांसेस रहते हैं। और इजी चैप्टर है ये। फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, करती हूँ मैं अभी एक्सप्लेन। तो ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस हमने काफी ज्यादा एमसीक्यूज आप देख सकते हो, हमने हर टाइप का एमसीक्यू डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही एमसीक्यूज आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, इतना ही आएगा जो थ्योरी पार्ट हमने की। तो थ्योरी एक बार पढ़ लेनी है और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है। इन एमसीक्यूज को एक बार फिर से पढ़ लेना है। और फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं, कौन से वाले, जो कैरेक्टर है वो करने हैं एक्सप्लेन। एक सेकेंड। ये वाले, या फिर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, उनकी बात कर रहे हो आप। ठीक है, कर देते हैं उनको भी। हाँ जी, जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, करते हैं इनको भी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, दो तरह के फैक्टर रहते हैं पूरी साइकोलॉजी में। फैक्टर वाला जो टॉपिक रहेगा वो सेम ही रहेगा, क्यों? अब क्योंकि हम पढ़ेंगे पूरी साइकोलॉजी में डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट। फैक्टर सभी के सेम रहेंगे एंड तक। दो तरह के फैक्टर होते हैं मेनली, एक आपका बायोलॉजिकल फैक्टर और दूसरा आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर एंड आपके एनवायरमेंटल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाती है आपके सबसे पहले तो आपकी ग्रोथ, किस तरह से हो रही है आपकी ग्रोथ। दूसरा आपका हेल्थ हो गया, आपकी न्यूट्रिशन हो गई, किस तरह की न्यूट्रिशन है। और आपकी जो हेरिडिटी है कहीं ना कहीं वो भी एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको पहले से चीजें मिली हुई हैं, उसी हिसाब से फिर आपकी डेवलपमेंट होनी है। एनवायरमेंटल फैक्टर में तो हर चीज आएगी, आपकी फैमिली आएगी, आपका होम एनवायरनमेंट आएगा, आपका स्कूल एनवायरनमेंट आएगा, आपका फ्रेंड सर्कल आएगा, आपके नेबर आ जाएंगे, सोसाइटी आ जाएगी। ये है फैक्टर, ठीक है। अब ग्रोथ, सबसे पहले तो ग्रोथ की बात करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर में ही ग्रोथ को क्या क्या चीजें अफेक्ट करेंगी। आपकी न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो बच्चे की न्यूट्रिशन, फिजिकली कितना हेल्दी है वो, कितना वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रिशन मील कैसा ले रहा है बच्चा, तो वो सारी चीजें आपकी ग्रोथ को भी और डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगी। हेरिडिटी कहीं ना कहीं एक लिमिट सेट कर देती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो हेरिडिटी भी आपका एक फैक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कि आपको अपने पेरेंट्स से कैसे कैरेक्टर मिले हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो हमारी सराउंडिंग जो रहेगी, हमारी फैमिली, हमारा होम एनवायरनमेंट अच्छा है, पॉजिटिव है या नहीं है ज़्यादा अच्छा, स्कूल एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारे फैक्टर आएंगे। आपका जितने भी, आपकी कंट्री कौन सी है, ठीक है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो ये तो इजी टॉपिक है, यहाँ से वैसे क्वेश्चन इतने नहीं बनते हैं फैक्टर अफेक्टिंग से, बट फिर भी हमने ये भी टॉपिक डिस्कस कर लिया है। क्लियर हुआ आपको? फैक्टर्स क्लियर हो गए? बताओ। ओके, तो इसी के साथ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट।
पढ़ लेना एक बार अच्छे से इसको, फिर कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। जो यहाँ पे क्वेश्चन बच गए हैं, इनको भी कर ही लेते हैं। Socialization is a process that primarily falls under which domain of development? सोशलाइजेशन जो हो रही है बच्चे की, वो किस डोमेन में आएगा? फिजिकल, कॉग्निटिव, साइको सोशल, बायोलॉजिकल? बताओ। सोचो फिर आंसर करो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ दो, ये मैं आगे ही करवाऊंगी आपको जब हम ये चैप्टर करेंगे, एरिक्सन की थ्योरी करेंगे। वैसे आंसर मैं बता देती हूँ क्यों ही छोड़ते हैं इसको। सी ऑप्शन होगा इसका भी। अकॉर्डिंग टू एडिक्सन द मेन कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग इन्फेंसी इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। करेंगे हम आगे इनको। चलो ये बताओ आप, ये आपका क्वेश्चन है इस चैप्टर का। विच पीरियड इज नोन एज गैंग एज? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अडल्टहुड? गैंग एज किसको बोला गया है? यस, लेटर चाइल्डहुड को बोला गया है। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन भी कर रहे हैं आप, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को प्री गैंग एज बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड रिलेशनशिप? कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, फिजिकल, मॉर्फोलॉजिकल? बताइए। मॉर्फोलॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मॉर्फोलॉजिकल होता है आपका ये एक्सटर्नल जो हो रहा है, आपकी शक्ल जो चेंज हो रही है, आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ हम कह सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, कैसे आपकी बॉडी एक्सटर्नली डेवलप कर रही है। बी आंसर करेक्ट होगा इसका। हाँ जी, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मैच्योरेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज लर्निंग फ्रॉम द एनवायरमेंट, द बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ द जेनेटिक ब्लूप्रिंट, इंप्रूवमेंट ड्यू टू प्रैक्टिस, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। मैच्योरेशन की हम बात करें वो इंटरनल होती है। मैच्योरेशन इंटरनली आती है आप में, आपके बॉडी पार्ट्स में। तो ये बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक ब्लूप्रिंट होगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों कर रहे हैं आप आंसर? बी आंसर है इसका। मैच्योरेशन इंटरनल होती है, अभी बताया मैंने आपको। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस से मैच्योरेशन नहीं आएगी। आप ले रहे हो नॉर्मल जो हम कॉमनली यूज करते हैं ना, कि अच्छा अभी मैच्योर नहीं है ये, इसी के बारे में अगर हम बात करें तो उस मैच्योरेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बॉडी की मैच्योरेशन की बात हो रही है, बॉडी पार्ट्स की मैच्योरेशन की बात हो रही है। और वो मैच्योरिटी जो बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है वो इंटरनल होती है, बायोलॉजिकल होती है, वो आपके हाथ में नहीं है। आप 2 साल के बच्चे को दौड़ना नहीं सिखा सकते हैं जब तक उसकी बॉडी डेवलप नहीं होगी, उसकी लेग मसल डेवलप नहीं होंगी, उसकी हड्डियां उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुई होंगी। आप 1 साल के बच्चे को लिखना नहीं सिखा सकते हैं, है ना। ये तो फैक्ट्स हैं। क्यों है ये फैक्ट्स? क्योंकि मैच्योरिटी नहीं आई है उनमें, इंटरनली बॉडी में मैच्योरिटी नहीं आई है। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन बी इसका है करेक्ट आंसर, जो कि द बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ द जेनेटिक ब्लूप्रिंट। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? यहाँ पे आंसर्स भी हैं, आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही करेंगे आज की क्लास में। आई होप सारे एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे आपको, सबके आंसर। जहां भी डाउट होगा अगेन आप पूछ सकते हैं हमसे, नेक्स्ट क्लास में भी और व्हाट्सएप पे भी। ठीक है, तो इतना ही करेंगे आज की क्लास में। अच्छे से पढ़ लेना चैप्टर एक बार, और ये एमसीक्यूज जरूर पढ़ लेने हैं आपने। जो जो आपके गलत हो रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ना ध्यान से। वेलकम आयुषी। चलिए फिर क्लास को यही एंड करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।